हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फाइनली हम आ चुके हैं फिर से उसी अंदाज में लेके चौथा चैप्टर हमारा जो द्विघात समीकरण है। हम बोले थे कि मेरा जो सीरीज होने वाला है 15 तक होने वाला है। 15 मतलब 15 सीरीज होगा और उसमें से पूरा 10 क्लास का जो मैथ होगे 15 चैप्टर ओनली 15 वीडियो में पूरा कवर किया जाएंगे। तो हमारा 3 चैप्टर यानी 3 सीरीज तो कंप्लीट है फाइनली। अब जो हम आने वाले हैं यानी आज का जो सीरीज होने वाला है, ये चौथा सीरीज होने वाला है, इसमें हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। तो चलिए इसको शुरू करते हैं एकदम मौज मस्ती के साथ। इसमें डिप्रेशन विप्रेशन में नहीं जाना। बहुत सारे बच्चे को लगता है क्लास देख ही बोरिंग लगने लगता है। तो पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोग देखिए, हम लोग भी मोबाइल जब स्क्रॉल करते हो उसमें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आता है। कोई रील देखते हैं तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग मज़ा आता। और फिर क्या कहते हैं, कोई मूवी देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमको पूरा मूवी याद हो जाता है। ऐसा क्यों? कभी-कभी सोचे हैं कि जो हम मूवी देखते हैं या कुछ देखते हैं, बड़ा-बड़ा लॉन्ग टर्म वीडियो या लेंथी वीडियो देखते हैं और फिर कभी-कभी ये शॉर्टली वीडियो देखते हैं शॉर्ट्स, तो हमको याद कैसे हो जाता है? तो इसका रीज़न है कि पहली बात हमारा जो माइंड है ना उसमें बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होता है। बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक देखते हैं, हम पूरा अटेंशन देते हैं उसमें। और फिर दूसरा चीज़ होता है उसमें इमोशंस होता है। क्या होता है? इमोशंस होता है। हमको कुछ न कुछ फीलिंग्स होते हैं और फिर उसमें कलर वाइज़ दिखाया जाता है, यहाँ इसका कलर अलग और व्यू उसमें जो व्यू होता है, वो सब हमको याद रखने वाला होता है। तो वो सब इतना चीज़ जो हमारा सभी सेंस और फिर मेरा माइंड और हम लोगों का माइंड क्या करता है कि उसको हम इंटरेस्टिंग पैदा करते हैं, आगे क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला है। इसी की वजह से वो हमको मतलब सभी लोगों को जो मूवीज़ होते हैं या फिर अदर कोई वीडियोज़ होते हैं वो पूरा याद रहता है। तो ऐसा क्यों? तो ये रीज़न्स हैं। तो आप लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों को भी क्लास याद रहे, तो आपको पहली बात कि बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होना होगा और कंटिन्यूअसली देखना होगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ बीच में स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। पहली बात आराम-आराम से पूरा कंटिन्यूअसली पूरा फ़ोकस्ड के साथ देखना और इंटरेस्टिंग के साथ। जिस प्रकार आप सीरियल देखते हैं, कोई भी सीरियल देखते हैं, तो एक भाग अगर एक सीरीज़ यानी एक भाग खत्म होने के बाद आपको बेचैनी-सा हो जाता है कि ये तो जो हम देखें कि आगे क्या आगे क्या होने वाला है, तो उसमें बेचैनी-सा हो जाता है, तो आपको सहा नहीं जाता आगे क्या होने वाला है, फिर अगला एपिसोड आप देख लेते हैं। उसी प्रकार आपको कोई भी क्लास में आपको ये बेचैनी होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला, आगे क्या सीखने वाले हैं, आगे हम कौन-सा प्रोसेस में चलने वाले हैं। तो ये बेचैनी अगर आपको होने लगा, तो आप समझ लीजिए आप अच्छे रास्ते में हैं, आपको समझ में आएगा, जल्दी-जल्दी समझ में आएगा। नहीं तो अगर लगता है कि मतलब कि इंटरेस्ट बोरिंग टाइप का हो रहा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ में पहला फ़ोकस्ड होना चाहिए और आपको इच्छुक होना चाहिए। आपका इच्छा होना चाहिए कि हम कैसे सीखें, आगे क्या होने वाला है, ये सब जानने की इच्छुक होनी चाहिए, ठीक है? तो फाइनली हम क्या कहते हैं डे 4 में मतलब सीरीज़ 4 लेके आ चुके हैं। तो इसको मतलब इसको इस ये जो चैप्टर हमारा क्या कहते हैं द्विघात समीकरण है। 3 तो चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो उसमें तो मिला-जुला के 1-2 मतलब लोगों का कमेंट आया था कि राइटिंग का प्रॉब्लम था। तो फाइनली इधर वाला जो है, इसमें आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। इसमें जो क्या कहते हैं, इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर आपको पढ़ना है तो ये पॉइंट्स अगर ज़ूम करके देख सकते हैं। लेकिन इसको हम फुल डिटेल में यहाँ बताते ही हैं। तो इधर का अगर राइटिंग का प्रॉब्लम है तो बताइएगा। फिलहाल हम आज राइटिंग को सुधारने का मतलब अच्छा से लिखने का ट्राई करेंगे, ठीक है? तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग ये नहीं सोचिए कि इसमें बोरिंग होने वाला है, तो मौज-मस्ती के साथ और इसमें हम क्लिप जैसे मीम सब मतलब ऐड कर देते हैं क्योंकि आपको बीच-बीच में मज़ा भी आए। तो इसलिए हम मीम्स ऐड करते हैं क्योंकि थोड़ा हँसी-मज़ाक आएगा तो आप थोड़ा बोरिंग नहीं होइएगा, ठीक है? तो फाइनली इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हमारा चैप्टर है द्विघात समीकरण। क्या है हमारा चैप्टर? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। अब बोलिए किसी भी चैप्टर को पढ़ते तो पहले उसका नाम जानते हैं, उसके नाम के पीछे क्या-क्या रहस्य है, पहले उसको समझते हैं। तो पहला द्विघात समीकरण होता क्या? आप द्विघात बहुपद पढ़े थे, तो यहाँ आ गया द्विघात समीकरण। तो जिस समीकरण का अगर परिभाषा बोले तो जिस समीकरण का घात अधिकतम घात अधिकतम घात क्या है? 2 रहे, उसे ही क्या बोलेंगे? उसे ही द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी जिस समीकरण का अधिकतम घात कितना रहे? 2 रहे, उसे क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण।
तो फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0, यानी इसमें बीच में बराबर देखने को मिलेंगे। अगर ये बराबर 0 नहीं रहे तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। लेकिन अगर बराबर के बाद 0 या अदर कोई चीज रहे तो उसे क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। तो फाइनली आपको ये समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण होता क्या। जिस समीकरण के अधिकतम घात क्या रहे, 2 रहे, उसे क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। यानी जिस समीकरण का अधिकतम घात क्या रहे, 2 रहे, उसे क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। फाइनली इसमें कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें देखते हैं ये जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, ये कितने मार्क्स तक होने वाले हैं। तो आज से मतलब कुछ दिन पहले तक ये 7 से 11 नंबर का था। मतलब 7 से 11 मार्क्स तक ज्यादातर पूछा जाता है यहाँ से, इस चैप्टर से 7 से 11 मार्क्स तक। क्या इसमें ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव, हाँ। क्या इसमें सब्जेक्टिव यानी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन होता है वो पूछे जाते हैं, हाँ, 2 नंबरिया वाला। तो क्या 5 नंबरिया वाला पूछा जाता है, यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी पूछा जाता है। तो इसमें चांसेस होता है कभी कभी लॉन्ग नहीं पूछता है इसमें, मतलब ज्यादातर इसमें चांसेस नहीं होता है। मतलब ये लॉन्ग का ना चांसेस नहीं होता है, कभी कभी मतलब कभी कभी पूछ लेता है। ज्यादातर मतलब इधर से 2-3 सालों से पूछा जा रहा है, और बीच में गैप था लेकिन 2-3 सालों से पूछा जा रहा है। तो इस बार मतलब बोर्ड एग्जाम 2027 के अकॉर्डिंग हम बोलना चाहेंगे, जैसे यहाँ 7 से 11 है ना, यहाँ 7 से 14 तक भी जा सकता है, 13-14 तक जा सकता है मार्क्स। मतलब ये 13-14 तक भी पूछ सकता है, ठीक है। तो फाइनली ये जो चैप्टर है हमारा 7 से 11, वो क्या कहते हैं, पूरा प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बट अभी हम 2027 के लिए ये 7 से 13 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण ये समझ गए, द्विघात समीकरण होता क्या है, जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो उसे क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आगे आते हैं, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी मानक रूप सब चीज में पढ़ते आ रहे हैं, तो ये भी पढ़ेंगे अभी व्यापक रूप। तो हम अच्छे से लिखने का प्रयास करेंगे, व्यापक रूप। तो इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। a बराबर नहीं है 0, यानी a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ठीक है। इसका जो शून्यक होता है, इसका 2 शून्यक होता है। इसका शून्य क्या क्या होता है, 2, एक अल्फा एक बीटा। जिस प्रकार द्विघात बहुपद में पढ़े थे, इसका शून्य क्या क्या होता है, क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा। और अब अगला टॉपिक, इसी को शून्य को ही मूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मूल। यानी द्विघात समीकरण का, यानी द्विघात समीकरण का मूल जो किसके कहा जाता है, मूल उसी को, शून्य को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शून्य को। द्विघात समीकरण का मूल किसे कहा जाता है, शून्य को ही कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। मतलब द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो उसका शून्य होता है अल्फा और बीटा, यानी 2 शून्य होते हैं। अदरवाइज क्या कहते हैं, शून्य को ही हम क्या बोलते हैं, मूल। इसका नाम चेंज हो जाता है यहाँ पे आने के बाद। यहाँ शून्य ज्यादातर नहीं बोला जाता, यहाँ मूल का बोला जाता। तो मूल का तात्पर्य क्या है, मूल का तात्पर्य हमारा क्या कहते हैं, शून्य, ठीक है। क्लियर है। अब आते हैं इसी में भी ये सेम में मतलब मूलों का योग पूछता है। जिस प्रकार आप वहाँ शून्यकों का योग पढ़े थे बहुपद में, द्विघात बहुपद में पढ़े थे, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, उसी प्रकार यहाँ पर ना मूलों का योग, द्विघात समीकरण के मूलों मूलों का योग। तो मूलों का योग होता अल्फा प्लस बीटा, यानी वही माइनस बी बटे ए। ये तो आप पहले भी याद कर चुके हैं, ये आपको आसानी होगा। मूलों का गुणनफल, यहाँ डैश डैश करके गुणनफल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुणनफल। मूलों का गुणनफल होता अल्फा गुना बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी सी बट्टे ए, ये होता है। यानी मूलों का योग, यानी द्विघात समीकरण का, किसका, ये बोल किसके रहे, द्विघात समीकरण का, किसका, द्विघात समीकरण का मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। इसका क्या होता है, मूलों, ये याद करने योग्य, आपको याद करना ही होगा। याद नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला। जो बेसिक पॉइंट हम जो ये पहले जो बताते हैं जितना भी, उसको कम से कम 2-4 बार रट लेना, ठीक है, तभी होगा। अगर याद नहीं कीजिएगा तो मान लीजिए अगर कोई युद्ध में जा रहे हैं, अभी युद्ध में आपके पास कोई जो अपोजिशन है, मतलब जो विपक्षी, मतलब क्या कहते हैं, टीम है, वो खूब तलवार
तलवारों का हथियार लेके है, अस्त्र-शस्त्र दोनों है उसके पास, आपके पास कुछ नहीं, निठल्ला जाके रहे एकदम जा रहे हैं, तो लात जूता खाएगा नहीं खाइएगा, ऐसे मरिएगा नहीं मरिएगा। आपको भी कोई हथियार लेना होगा ना, तो मैथ का हथियार क्या होता है? उसका फ़ॉर्मूला, उसका कांसेप्ट, मैथ का 2 ही 3 मतलब यही मिला-जुला के हथियार होता है, जो उसका फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं और उसका कांसेप्ट होगा। अगर कांसेप्ट आपको पता होगा तो आप तीर मारिएगा, मतलब आप उसमें अच्छे से लड़ पाइएगा, अच्छे से बना पाइएगा, और अगर फ़ॉर्मूला याद है तो आप और भी अच्छा कीजिएगा। अगर फ़ॉर्मूला याद नहीं हो तो आप कुछ नहीं है, और कांसेप्ट पता नहीं तो कुछ मैथ समझ में आएगा ही नहीं, आप कुछ कर पाइएगा ही नहीं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, आप इसमें ये हम लोगों को याद कर लेना। उसके बाद आपको पढ़ना है, इसको द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियाँ होती हैं, मतलब कितने तरीके से होते हैं, कितने क्या कहते हैं कितने तरीके से हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण को हल करने का विधि क्या लिखना है हमको? हम लोगों को लिखना है द्विघात द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। द्विघात समीकरण के हल करने की विधि, ठीक है? इसमें से आता पहला द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, तीन विधियां होती है, एक गुणनखंड विधि, एक पूर्ण वर्ग विधि और एक द्विघाती सूत्र। तो पहला क्या बोलना? गुणनखंड विधि। क्या? गुणनखंड विधि पहला है। सेकंड हमारा पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है? और थर्ड हमारा यानी तीसरा हमारा द्विघाती सूत्र। क्या है? द्विघाती सूत्र। यानी ये तीन जो है, तीन उसके द्विघात समीकरण के हल करने की विधियां हैं। तीन तरीके से हम हल कर सकते हैं। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्णवर्ग विधि, द्विघाती सूत्र। तो आपको पूर्व गुणनखंड विधि तो आज से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मध्य पदों को तोड़कर ये गुणनखंड विधि के थ्रू आ सकता। अब आते हैं पूर्ण वर्ग विधि। तो आपको जो इस मतलब द्विघाती सूत्र में जो थोड़ा परेशान करने वाला, ये थोड़ा मतलब यही क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र, तो शुद्ध उत्तर के अकॉर्डिंग यानी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप अच्छे से बना पाइएगा। ठीक है? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? क्या आप लोगों को समझ में आ गया पूरा? आगे आते हैं। इसमें तीन तरीके से बनाना, और तीनों तरीके में हम बोले कि इसमें थोड़ा गुणनखंड विधि में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब ये इसमें तो चर्चा करेंगे, फिर पूर्ण वर्ग विधि पढ़ना है, फिर उसके बाद द्विघाती सूत्र पढ़ना है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अभी उसका फॉर्मूला भी बता देते हैं। मान लीजिए द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला होता है, द्विघाती सूत्र होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये किसका फॉर्मूला होता है? द्विघाती सूत्र का। अपॉन यानी बट्टे में 2a, ये किसका फॉर्मूला होता है? द्विघाती सूत्र का। यानी तो वही चीज यहाँ चेंज होके क्या आ जाता है? x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a, ये होता है। ठीक है? किसका? द्विघाती सूत्र के। ये नहीं, दोनों फॉर्मूला दोनों निकाल सकते हैं। और इसके लिए क्या कहते हैं? जांच करने का जो मूल का अस्तित्व होता है, मूलों यानी शून्यकों का अस्तित्व जांच करने के लिए जो फॉर्मूला होते हैं वो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होते हैं। तो इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम बढ़ते हैं, हम गुणनखंड विधि में लेते हैं। और गुणनखंड विधि से पढ़ने से पहले हम द्विघाती सूत्र मतलब द्विघात पहले पहचानते हैं। तो पहला टॉपिक की ओर चलते हैं, ये बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको याद रखना, द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां होती है? 3 विधियां होती है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और क्या कहते हैं, द्विघाती सूत्र। ये 3 चीज पढ़ना हमको इस चैप्टर में। ठीक? कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आगे आते हैं। हम जो शुरू से अभी तक जो टॉपिक्स पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं? हम बोले द्विघात समीकरण, जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप पढ़े हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, यानी ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। इसके आगे में हम पढ़े क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण के 2 शून्य होते हैं, यानी उस शून्य को ही क्या बोलते हैं? मूल। क्या बोलते हैं? मूल। ठीक है? तो इसके 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। शून्यकों का योगफल, यहाँ शून्यकों का योगफल नहीं आ गया, या मूलों का योगफल आ गया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बट्टे ए, यानी माइनस बी अपॉन ए। ठीक है? उसी प्रकार शून्य को यानी मूलों का गुणनफल हो गया, क्या कहते हैं? अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, यानी सी बटे ए। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ये मतलब ये उसके लिए था। और उसके बाद हम पढ़े क्या कहते हैं, उनको हल करने की विधियां, 2-3 विधियां हैं। पहला गुणनखंड विधि और दूसरा है
पुनर्वर्ग विधि और तीसरा द्विघाती सूत्र। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसी को सीखते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक वाइज है, हम टॉपिक वाइज चलेंगे इस चैप्टर में। तो हम पहला टॉपिक लेने वाले हैं टॉपिक वन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहला टॉपिक 1 में जांच करना कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। जांच करना कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, जांच करना है, क्या करना है? जांच करें कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यही जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, हमको जांच करना द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये एक मतलब एक समीकरण दिया गया, इसको हल करना। इसको हल करने के बाद देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहली बात हमको क्या देखना है, कंडीशन क्या है, द्विघात समीकरण कब होगा? अधिकतम घात क्या होगा? अधिकतम घात 2 रहे, कितना रहे? 2, तो वो द्विघात समीकरण होगा। समीकरण होने में बीच में बराबर आना ही चाहिए, बीच में बराबर होगा। अब देखिएगा बीच में बराबर होगा। ठीक है, और वो व्यापक रूप में यानी किस तरह के रूप में होगा? तो वो इस तरह के फॉर्म में होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इस तरह के फॉर्म में होगा। अगर इस तरह के फॉर्म में रहा, इस तरह के मानक रूप में यानी व्यापक रूप में रहा, तो वो क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। तो ये 2-3 कंडीशन तो आपको पता होनी चाहिए। अगर इस रूप में ना रहे तो क्या वो द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आगे आते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो एग्जाम्पल लिया गया मेरा, क्या कहते हैं हम, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, किसमें टूटेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला अभी पढ़ने हैं, तो वो भी फॉर्मूला लिख ही लेना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को नोट डाउन कर लेना। अदरवाइज फिर इसको याद भी करना है। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी क्या होता है? ये भी दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये है आप लोगों को पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। आगे आते हैं, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। यहाँ तो और करना, क्या करना? और a स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2a क्या लिए? एक्स a सॉरी 2ab क्या लेंगे? b यहाँ है 1 ab और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इक्वल में है 2 गुना x बराबर 2x माइनस प्लस गुना माइनस बराबर माइनस 2 गुना 2 बराबर 4। कितना हो गया? 4। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x गुना 1 बराबर 2x और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बराबर 2x माइनस 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। इसमें देखिए यहाँ 2x और यहाँ 2x, दोनों 2x कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा? कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, कट गया। अब आते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स दोनों साइन सेम था इसलिए कटा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस इधर आएगा, सॉरी प्लस 1 और माइनस 4 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस 4 इक्वल 0 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल 0। तो व्यापक रूप हमारा क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। क्या इस रूप में है? यहाँ तो क्या कहते हैं एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ इसमें इसका कंडीशन क्या है? ए इज नॉट इक्वल टू यानी बी का मान 0 हो सकता है, सी का मान 0 हो सकता है। तो यहाँ बी गायब है। जो गायब होता है उसको किससे सूचित करते हैं? यानी वो 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो फाइनली हमारा बी गायब है। क्या है? बी गायब है, तो वो 0 होगा। तो वो 0 हो सकता है। यहाँ ए का मान अगर 0 होता है, किसका मान? ए का मान, ए गायब रहता तब ये द्विघात समीकरण नहीं होता। तो ये इसको क्या बोलेंगे? हाँ है। क्या है? हाँ है। वाई? क्यों हम इसको कहे कि ये है? क्योंकि ये इस रूप में है। बोलिए सर ये बी एक्स कहाँ गया? इसका सी ना है, तो बी एक्स जो गायब है वो 0 है। क्या है? 0। क्योंकि हम पढ़े हैं कि इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर इक्वल 0। तो ए इज नॉट इक्वल टू 0 यानी ए का मान 0 कभी नहीं होगा, लेकिन बी का मान हो सकता है और सी का मान हो सकता है। तो कोई दिक्कत? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? मतलब ये समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये बेसिक था इसको पहचानने वाला। ये कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए था। ठीक है, अब आते हैं हम इससे आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक में हम चलते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा टॉपिक 2। ठीक है, टॉपिक वाइज चलते हैं। द्विघात समीकरण बनाना। क्या करते हैं? द्विघात समीकरण बनाते कैसे हैं?
क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण को हम बनाते कैसे हैं, उसको डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण को कैसे बनाएं, द्विघात समीकरण को बनाना, क्या करना, बनाना। तो इसको पहली बात, एक तो जैसे हम मतलब बेसिक वाला एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, और एक तो आपके बुक का क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है। पहली बात बेसिक वाला, इसमें हमको मूल दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, मूल। मान लीजिए 3 और 5 दिया गया, इसका मूल क्या दिया गया, 3 और 5 मूल दिया गया। अब हमको इसको क्या करना, मूलों का योग में चेंज करना, क्या करना, मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या है, 3, यानी पहला को हम क्या मान लेंगे, 3, और बीटा को 5, 5 3 8, यानी मूलों का योग कितना लग गया, 8। मूलों का योग कितना निकल गया, 8। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आते हैं मूलों का गुणनफल निकालेंगे, मूलों का गुणनफल, गुणनफल क्या निकलेगा, 2 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा कितना है, 2, और बीटा कितना, 5, सॉरी 3 और 5, 5 3 15, 5 15। यानी आप एक तरीके से मूलों का योग और गुणनफल निकाल के इसको निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर को रहने देंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग कितना है, मूलों का योग हमारा 8 है, यहाँ डायरेक्टली 8, और प्लस मूलों का गुणनफल कितना, 15, यहाँ तो 15 ऐड कर देंगे, यानी ए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ये हमारा क्या, सॉरी इक्वल यहाँ 0 है, इक्वल 0। तो यही क्या हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण निकालने की तरीका है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा द्विघात समीकरण किस प्रकार निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, उसी प्रकार हमको दिया जाएगा। अदरवाइज अगर खाली क्या कहते हैं, मूल्य के थ्रू हमको निकालना है, हमको जोड़ जाड़ नहीं करना, तो आपको क्या करना, अगर उस टाइप मतलब इस टाइप में नहीं निकालना, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बैठाना, ए एक्स स्क्वायर क्या लिखना है, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा और बीटा। तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर रहने देंगे, अल्फा का मान क्या है, 3, और बीटा का मान है 5। यानी आपको अगर एक जोड़ दिया गया, मूलों का जोड़, तो आपको यहाँ डायरेक्ट बैठाना है एक के मान, और मूलों का गुणनफल दिया जाए तो एक के ठो बताना, लेकिन यहाँ मूल ही दिया गया, तो मूल को हमको जोड़ करना पड़ेगा। पहला मूल यानी 3 क्या हो गया अल्फा, और 5 क्या हो गया बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। एक्स प्लस अल्फा का मान 3 और बीटा का मान 5। तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5, 3 प्लस 5 यानी 3 प्लस 5 बराबर 8, और एक्स प्लस 3 5 3 15, यानी क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8 गुना एक्स बराबर 8 एक्स प्लस 15 इक्वल 0। यहाँ सभी में बराबर में 0 होगा, बराबर में 0। तो ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण। ये क्या होगा हमारा द्विघात समीकरण। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड, क्या आप लोगों को पूरा समझ में आ चुका है। तो हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जांच करने वाला और फिर द्विघात समीकरण, हम पहला टॉपिक क्या पढ़े, जांच करें कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। दूसरा टॉपिक पर क्या पढ़े, द्विघात समीकरण को बनाए कैसे। तो ये हम द्विघात समीकरण को बनाए, और एक हम क्वेश्चन लेते हैं आपके बुक से, जो बुक में है कि द्विघात समीकरण को बनाए कैसे। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। आपके बुक का एक क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। कितना है, 306 है, 306 है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। क्या पूर्णांक बताना है, क्या करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। क्या तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी माइनस नहीं हो, क्या हो, माइनस ना हो, प्लस में हो। धनात्मक पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक आप जानते हैं कि संख्या रेखा, यानी 0 के बाद +1 2, इधर +1 +2, ये धनात्मक पूर्णांक में आते हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक में आता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो पूर्णांक ज्ञात करना। तो पहली बात, हम पूर्णांक तो हमको पता होना चाहिए। जब कुछ पता नहीं होता तो उनको मानते हैं, क्या करते हैं, मानते हैं। तो सपोज दैट यहाँ क्या करते हैं हम, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक डायरेक्ट लिखे ना, पहली धनात्मक पूर्णांक
पूर्णांक क्या लिखना है x, क्या लिखना है x, ठीक है। तो दूसरी फिर क्या लिखना है दूसरी, तो क्या लिखना है दूसरी धनात्मक पूर्णांक इक्वल x प्लस वन, यानी माइनस नहीं आना था, माइनस लाना था क्या, नहीं माइनस मतलब धनात्मक पूर्णांक बोला गया तो धनात्मक यानी संख्या रेखा के उधर, तो उधर वाला हम इवन ले सकते हैं। उसके बाद और कर्मागत यानी क्या होता है, कर्मागत यानी लाइन बाय लाइन होना चाहिए, कर्मागत यानी लाइन। तो पहला हम x लिए तो उसके बाद क्या आ सकता है x प्लस वन, फिर उसके बाद x प्लस टू, x प्लस थ्री, तो यहाँ दो ही बोला था इसलिए हम दो लिए x और x प्लस वन। अगर तीन बोलता तो x और x प्लस क्या कहते हैं x प्लस दो लेते, फिर तीन क्या कहते हैं चार ठो बोलता तो x प्लस फोर लेते, ऐसे लेते, ठीक है, कर्मागत ही लेते, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ले लिए और क्या बोला उन दोनों का गुणनफल, तो हमको लिखना है प्रश्न से, क्या लिखना है प्रश्न से, तो प्रश्न से हमको क्या बोला दोनों का गुणनफल, गुणनफल कितना गया 306, तो यहाँ लिखना दोनों का गुणनफल, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया गया हमारा 306, कितना दिया गया 306, तो दोनों पूर्णांक है क्या, एक x है और दूसरा क्या x प्लस वन, तो गुना कर दिए इक्वल 306, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ये कैसे किया, पहला x और गुना 300 सॉरी x प्लस वन, ये गुना हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिख रहे, तो x गुना x स्क्वायर प्लस x गुना वन बराबर x बराबर 306, इधर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस x और 306 प्लस 306 इधर आएगा तो माइनस 306 इक्वल 0। ये हमारा क्या बन गया द्विघात समीकरण, क्या बन गया द्विघात समीकरण। तो फाइनली मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरा मतलब पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो क्या कहते हैं ये क्वेश्चन था आपके बुक का, तो ये हम सोचे इसको भी सॉल्व करा दें, एक दो क्वेश्चन बुक का भी लेना जरूरी होता है। तो कभी कभी लगता है कि शायद खाली आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है, सिलेबस नहीं, आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप सब चीज में आनेंगे, मतलब पूरा अच्छे से बनाएंगे। अगर कंसेप्ट पता नहीं होगा, अगर आपको बनाने ही नहीं आएगा तो आप मतलब बुक आपको अगर जो भ्रम में है कि आपका बुक का ही पूछा जाता है तो आप डूबेंगे, आप मतलब पूरा बुक का थोड़ी पूछता है, आपका मतलब कंसेप्ट क्लियर होगा वही अलग अलग क्वेश्चन देगा। आपको लगेगा कि बुक से नहीं आया, कोई कोई बच्चा बोलता है कि हम नहीं आया, जो पढ़े थे आया ही नहीं है, बकलोल तुम वही टॉपर आई था, तुम उसको समझा थोड़ी कि वो किस टाइप का। वो कोई भी क्वेश्चन आप जो बनाते हैं खास करके मैथ में, तो ये क्वेश्चन जो बनाते हैं वो क्वेश्चन नहीं, उसमें क्या क्या यूज हुआ किस तरह से बना आपको वो पता होना चाहिए। अगर वो पता चल गया तो आप कोई भी क्वेश्चन उसी टाइप का दे तो आप बना लीजिएगा। हालांकि ये किताब से अलग नहीं देता है, लेकिन वो भी क्वेश्चन नहीं देता, वो अलग करके क्या कहते हैं उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के देता है। तो आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप अच्छे से बना ही लेंगे, ठीक है। तो ये हम क्या निकाले, क्या कहते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण पहला टॉपिक हम पढ़े थे जांच करने वाला और दूसरा पढ़े द्विघात समीकरण निकालने वाला। मेरे ख्याल से ये दोनों टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, तो हम भरे द्विघात समीकरण। तो अगर ये टॉपिक क्लियर हो चुका है तो हम फिर से बढ़ते हैं अगला द्विघात समीकरण को निकालने के तीन तरीके होते हैं। पहला गुणनखंड विधि और दूसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा होता है द्विघाती सूत्र। तो हम पहला आते हैं गुणनखंड विधि, क्या आते हैं गुणनखंड विधि, पहला आते हैं गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि आप लोग पहले से ही पढ़े हुए हैं। गुणनखंड विधि में बहुत मतलब क्या कहते हैं हम छोटे से ही पढ़ते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एक्स स्क्वायर क्या है गुणनखंड विधि, पहला कौन सा विधि गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि हम कौन पढ़ रहे हैं अभी गुणनखंड विधि, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टेन, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल 0, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ये हमको क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल 0, ये क्वेश्चन दिया गया। अब इसी क्वेश्चन को हम किस विधि से ज्ञात करना, गुणनखंड विधि से। कौन सा विधि गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में होता क्या, देखिए गुणनखंड विधि में पहला बात आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट वाला होता है ना, फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर जो है इसका और इसका हम क्या करते हैं गुना मन में, कहाँ पे मन में। अगर हम मन में गुना करें एक्स स्क्वायर गुना 10, एक्स स्क्वायर गुना 10 करेंगे कितना होगा 10 एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अगर हम साइड में करके देखें एक्स स्क्वायर गुना 10 बराबर क्या होगा 10 एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा।
ये जो हम दोनों को गुना किए फर्स्ट एंड लास्ट, इसमें क्या है ध्यान रखना, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना किए, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना किए। गुना करने के बाद आपको ये जो बीच वाला मान है क्या करना है, बीच वाला मान है उसको आपको तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। जोड़ या घटा में, जोड़ या घटा में। तो अब जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। इनको तोड़ने के बाद यानी 2 में बदलने के बाद आपको उसमें देखना है कि उन दोनों का गुणनफल इतना आना चाहिए। यदि हम 2 को मतलब 3 को तोड़ रहे हैं, इस प्रकार तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 1x तो बराबर 3x होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार हमको ये देखना है कि इन दोनों का गुणनफल ये है 10x² आना चाहिए और इन दोनों का योग फिर वही आना चाहिए, सेम संख्या। योग या क्या कहते हैं जोड़ या घटा, दोनों जोड़ या घटा किसी प्रकार आपका ये क्या कहते हैं वही ऊपर वाला मान आना चाहिए और उन दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए। ये जो दोनों का हम गुना किए फर्स्ट एंड लास्ट का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल सेम आना चाहिए। कोई दिक्कत, कंसेप्ट क्लियर हुआ? नहीं तो फिर से एक बार और समझते हैं। ये जो फर्स्ट एंड लास्ट यानी कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x नहीं 5x ले लेते हैं, 5x प्लस 5। ये इसमें क्या होता है गुणनखंड विधि में, तो फर्स्ट और लास्ट को हम गुना करते हैं। फर्स्ट और लास्ट को गुना करें, एक्स स्क्वायर गुना 5 बराबर क्या हो जाएगा 5x² होगा कि नहीं होगा। अब ये जो बीच वाला मान है उसको तोड़ना है। क्या करना, तोड़ना। तोड़ने का तात्पर्य नहीं ऐसे मुक्का मार के तोड़े, ऐसा नहीं। तोड़ने का तात्पर्य है कि 5x को इस प्रकार तोड़े हैं कि जोड़ने या घटाने के बाद फिर 5x हो जाए। क्या हो जाए, 5x। यानी 5 को इस प्रकार तोड़े कि जोड़ने या घटाने के बाद आप जोड़ भी सकते हैं उसमें, घटा भी सकते हैं। जोड़ने या घटाने के बाद क्या आ जाए 5x। लेकिन वो जो जोड़ या घटा जिस प्रकार आप किए हैं, तोड़ने के बाद जो दो मान निकला, 2 मान को अगर गुना करें तो ये आना चाहिए 5x²। क्या आ जाए 5x²। यानी इन दोनों का गुणनफल और इनके तोड़ने के बाद जो 2 संख्या है उनका गुणनफल सेम आना चाहिए। फर्स्ट एंड लास्ट का गुणनफल और इनको तोड़ने के बाद बीच वाला मतलब मध्य पद को तोड़ने वाला मतलब बीच को तोड़ने के बाद जो दो मान आया, 2 पद आया, उन दोनों का गुणनफल सेम आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं डायरेक्टली हम समझते बना के ही क्या करते हैं। यहाँ पहला हम फर्स्ट एंड लास्ट गुना किए यानी x² हमारे पास क्या है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करें तो x² और 10 को गुना करेंगे तो 10x² मन में, ये कहाँ पे करना है, मन में। कहाँ पे, मन में करना है तो 10x² हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। अब 3 को तोड़िए, तोड़ने के बाद हमको क्या देखना है कि 10 आना चाहिए, 10x²। तो किस प्रकार होता है 10, किस प्रकार आ सकता है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 एकम 10, 5 दूनी 10, 10 एकम 10 और क्या कहते हैं ये 2 तरीके से आता है। तो हमको 2 मिला, क्या मिला, एक 5 दूनी 10, 5 और 5 दूनी 10, 5 और क्या कहते हैं 5 दूनी 10, 5 और 5x और 2x, ये 5 दूनी 10 और ये 10x और 1x। तो अब इसमें देखना है कि अगर 10x को जोड़ते हैं 1x से हमारा क्या आ जाता है 11x। क्या आ जाता है 11x। हो सकता है नहीं, जोड़ने के बाद भी नहीं, हमको कंडीशन दो जोड़ या घटाई करना पहले। तो इसका अब माइनस करते हैं 10x और 1x को घटाएंगे तो 9x। क्या 9x है यहाँ पे, हमको ये आना चाहिए, मतलब ये घटाने या जोड़ने के बाद ये मान भी आना चाहिए। लेकिन वो जो 2 पदों को जोड़े हैं, 2 पदों को जो घटाए हैं जोड़े हैं, उन दोनों का गुणनफल आना चाहिए उसके बराबर, फर्स्ट एंड लास्ट के गुणनफल के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये 10x से हमारा काम नहीं चलने वाला। अब हमारे पास रास्ता एक के ठो बचा 5 और 2, 5x और 2x। तो फाइनली हम 5x और 2x को देखते हैं कि 5 दूनी 10 तो होता 5x और 2x। तो इसमें प्लस या मतलब माइनस करें कि हमको क्या आ जाए -3 भी आ जाए। ये जो साइन है साइन के अकॉर्डिंग -3 भी आए और क्या कहते हैं -3 के बाद क्या कहते हैं गुना करने के बाद ये दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए यानी 10x² आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 5x में माइनस करेंगे 2x बराबर कितना आ जाएगा 3x। लेकिन 3x हमारे पास है, हाँ है, लेकिन साइन क्या उसका माइनस है इसका प्लस है, तो ये गलत हो जाएगा। तो साइन हमको पहला बड़ी संख्या का साइन क्या करना होगा माइनस करना होगा और पहला क्या कहते हैं छोटी संख्या का प्लस। तो मतलब घटाने के बाद क्या आ जाएगा हमारा -3x। तो इसको घटाइए, -3x में 2x घटा कितना बचा -3x। बचा कि नहीं बचा, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन माइनस है तो माइनस हो गया, -3x हो गया। तो अगर आप इन दोनों को गुना करके देखिए 10x गुना
5x गुना 2x बराबर 5x गुना 2x, तो बराबर नहीं होगा 5 दूनी 10, x गुना x स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, यानी इन दोनों के फर्स्ट एंड लास्ट के गुणनफल के बराबर आया कि नहीं आया, यानी इसका गुना और इसका गुना 10 गुना और x स्क्वायर 10x स्क्वायर आया कि नहीं आया, यानी इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए गुना, और घटानी है जोड़ने के बाद यही सेम संख्या आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, यहाँ पर अब मिटाते हैं एक्स स्क्वायर, हमारा क्या निकला 5x, क्या निकला 5x, पहला 5x और प्लस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0। अब इसमें हमको लेना होता कॉमन, क्या लेना होता कॉमन, तो आप लोग हाँ भली भांति पहले से ही बचपन से ही 7, 6, 8, 9, 10 जितना भी पढ़े उसमें सभी 10 टू अभी पढ़ रहे हैं, जो पिछले क्लास में जितने जो हम पढ़े हैं उसमें तो कॉमन लेने के लिए पता ही होगा, इसमें यहाँ x उपलब्ध है और यहाँ x है तो x ले लिए, अगर कोई है ही नहीं तो क्या ले, x ले लिए, एक ठो x ले लिए, यानी x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, x स्क्वायर का मतलब क्या है, x गुना x, यानी x 2 बार गुना हुआ, हम एक ठो ले लिए तो बचा क्या, तो एक ठो बचा, यानी x एक ठो बचा, अब माइनस यहाँ 5x में x चुरा लिए, बचा क्या हमारा 5 बचा, कितना बचा 5, कितना बचा 5, अब कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ प्लस है तो प्लस 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 रहने दीजिए, प्लस और 2, इसमें देखिए x दोनों जगह है क्या, नहीं, x दोनों जगह है क्या, नहीं, तो कॉमन नहीं हो सकता, अब देखते हैं 2 क्या है, 2 दोनों जगह कैसे है, किस प्रकार, 2 एकम 2, यहाँ 2 ले लिए, बचा क्या हमारा x माइनस, यहाँ देखिए 5 10 है, 2 पंचे 10, यानी 2 पंचे 10, यानी 10 में गुणनखंड देखे तो क्या भी आता है, 2 भी आता है कि नहीं आता, अगर इसका गुणनखंड 2 और 5 निकालें तो 2 पंचे 10, यानी 2 को ले लिए तो हमारा बचा क्या 5। अब ये जो निकालते हैं, ये जो निकालने के बाद आपको ये भी देखना है कि इन सभी को गुना करने के बाद फिर यही सेम आना चाहिए, यानी x गुना x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस गुना माइनस बराबर माइनस 5 गुना x बराबर 5x हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ प्लस है, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, 2 गुना x बराबर 2x, अब फिर यहाँ आते हैं प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, 2 गुना 5 बराबर 5 दूनी 10, क्लियर है, ये पूरा सेम आना चाहिए, और ये वाला जो ब्रैकेट है और ये वाला ब्रैकेट के अंदर जितने भी मान आएगा, मान और साइन दोनों सेम ही आना चाहिए, इसका भी और इसका भी, जब दोनों का सेम आ गया तभी होगा, अगर सेम नहीं आया तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ 0 लिख दिए। अब ये जो एक जो मान होता है जैसे x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों जो ब्रैकेट में आया, हम इसको एक बार ही लिखेंगे, कितना बार, एक बार, यानी कॉमन लिया जाता है, तो इसमें हम इसका कंडीशन होता है कि दो चीज मिला तो हम एक के बार लिख दें, जिस प्रकार यहाँ x है और x है तो वो दोनों x को ना लिख के हम एक के ठो लिख सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ x माइनस 5 और x माइनस 5 हम क्या करते हैं, इसको एक बार में लिखते हैं, तो x माइनस 5, अदर में बचा कि हमारा x, क्या बचा x, तो दूसरा ब्रैकेट हम लेंगे x और प्लस 2 इसको ऐड कर दे इक्वल 0, इक्वल क्या कर दे 0। अब इसी में क्या करते हैं, एक तो ब्रैकेट का मान लेके हम x का मान निकालते हैं, यानी हम मूल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मूल यानी शून्य निकालते हैं, तो ठीक है x माइनस 5 पहला ब्रैकेट ले इक्वल 0 करें, मतलब एक तो ब्रैकेट लेके 0 करना है, ये पहला, ठीक है। अब x बराबर ये 5 जो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 5, या इधर माइनस 5 है तो उधर जाकर क्या होगा प्लस 5, यानी पहला x का मान क्या निकल गया, हमारा अल्फा का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब सेकंड लेते हैं, मैं x प्लस 2 इक्वल 0, x प्लस 2 इक्वल 0, यानी x का मान, यानी 2 जो प्लस 2 इधर उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 2, यानी बीटा का मान क्या हो गया, बीटा का मान क्या होगा -2, यानी 2 हमारा शून्य निकल गया, तो हालांकि हमारा जो प्लस वाला मान होता है उसी को मान लेते हैं, तो ये दोनों हमारा क्या निकल गया, मूल क्या निकल गया, मूल, यानी 5 और -2, ये 5 और -2, क्लियर है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड, कि आप लोगों को सभी को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम वेस्टिंग नहीं करेंगे, गुणनखंड विधि ये पहले से भी आप पढ़े हुए हैं और फिर क्या कहते हैं अभी भी पढ़ना पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, और पिछले जो क्लास करे हैं, पिछले जो 2-3 सीरीज करे हैं, तो उसके बारे में आप लोग जानकारी देते रहिए कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, उसके बारे में फिर उसमें इम्प्रूवमेंट अगला जो सीरीज होगा उसमें कहीं ना कहीं हम उसमें सुधार करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक हमारा गुणनखंड विधि ये मेरा क्लियर होगा, और 1-2 एग्जाम्पल है तो ले सकते हैं, 1-2 एग्जाम्पल बुक का है, बुक का ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, ठीक, एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, क्या है ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से
आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, कम है, कम है, कम है। और फिर क्या कहते हैं, यदि कर्ण, यदि 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 कर्ण 13 सेंटीमीटर है, यदि कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर का है, का हो तो का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, अन्य दो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना, अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना, अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हमारे बुक का है, ठीक है। कौन एक्सरसाइज का है वो तो पता नहीं, बट हम क्या कहते हैं, हम जो बोले थे ना कि हम पेपर बनाते हैं पहला, हम उसमें क्वेश्चन सब जो चैप्टर का इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन होता है वो सब लेते हैं और फिर उसी को हम सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ हमारा लिया गया, तो उसमें गुणनखंड विधि में एक एग्जाम्पल था बुक का और ये एग्जाम्पल था, तो ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। एक समकोण त्रिभुज देखिए, कोण के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार होते हैं, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार होते हैं, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। तो उसी प्रकार यहाँ समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज इस प्रकार होता है। तो कोण के आधार पर जो समकोण त्रिभुज होता है 3 प्रकार, ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये कोण समकोण हो गया, ठीक है। समकोण हो गया यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, समकोण त्रिभुज। और ये जो होता है इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। इसको क्या बोलते हैं, आधार। और इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं, लंब। यानी इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं। इसका जो एक फॉर्मूला आता है, यानी पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी इसका स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को कर्ण को h यानी हाइपोटेनियस, यानी आधार को बेस यानी बी से सूचित करते हैं, बी। इसको कर्ण को हाइपोटेनियस और इसको बी यानी बेस, और लंब को परपेंडिकुलर यानी पी से सूचित करते हैं। लंब यानी परपेंडिकुलर, कर्ण यानी हाइपोटेनियस और फिर आधार यानी बेस, ये सबको पी बी और एच से सूचित करते हैं। यानी कर्ण का हो जाएगा एच स्क्वायर, लंब का हो जाएगा पी स्क्वायर और प्लस आधार का यानी बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का प्रमेय का, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। यही फॉर्मूला से कहीं ना कहीं यहाँ यूज होने वाला है, और अदर में आपके हर जगह ये सब फॉर्मूला, ये सब बहुत ज्यादा बीबीआई फॉर्मूलाज है, ये आपको हर जगह मिलते रहेंगे, तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये त्रिभुज आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे कर्ण। इसी का इंग्लिश में बोलते हैं क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। कर्ण को हाइपोटेनियस जिसको एच से सूचित करते हैं, और यानी आधार को बेस यानी बी से सूचित करते हैं, और लंब को परपेंडिकुलर, लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसी को हम यहाँ क्या बोलेंगे, ऊंचाई। क्या बोलेंगे, ऊंचाई। यहाँ क्या बोलेंगे, ऊंचाई, यानी लंब को ही क्या बोलेंगे, ऊंचाई, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, एक त्रिभुज यहाँ रहने देते हैं, समकोण त्रिभुज यानी अभी देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ले, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई दिया गया नहीं, उसके आधार दिया गया नहीं, आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। यानी आधार रहेगा, आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। यानी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है ना, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर का है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार अगर पता चल जाए तो ऊंचाई भी पता चल जाएगी। यानी आधार अगर x मान ले तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, x माइनस 7, क्योंकि यहाँ 7 सेंटीमीटर कम है। क्या है कहते हैं, यहाँ फिर क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। उसके आधार से, आधार मान लीजिए x है, तो आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। तो अगर आधार मान लीजिए x है, तो ऊंचाई हमारा क्या निकल गया, ऊंचाई हमारा x माइनस 7 निकला कि नहीं निकला। पहला हमारा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो उसका आधार हम मान लिया x, तो हमको समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितना निकल गया, x माइनस 7। यदि कर्ण दिया गया हमको, कर्ण तो ऑलरेडी पहले से गिवन में हमारा दिया गया 13 सेंटीमीटर, हमको अन्य दो भुजा निकलना। अन्य कोई दिक्कत, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? क्या आप लोगों को सभी को समझ में आ चुका है ये बात? ये जो हमको इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या, आपको यही आपको कम से कम ये कंसेप्ट अगर ये आप बना लेते हैं ना,
तो ये पूरा क्लियर है। आगे आप लोगों का 13 मार्क उड़ा दीजिए, वो पूरे समझ में आ गया। मेन तो मुद्दा यही होता है, यही समझ में नहीं आता। ये यही क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आगे कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। हम क्या मानते हैं, माना कि आधार, माना कि माना कि माना कि माना कि आधार माना कि आधार आधार x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? ऊंचाई बराबर क्या होगा? ऊंचाई क्या है, सॉरी ऊंचाई क्या, आधार से कितना सेंटीमीटर कम है? 7 सेंटीमीटर। आधार हमें क्या माना है? x। कितना सेंटीमीटर कम है? 7 माइनस 7 सेंटीमीटर, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर क्या निकल गया? ऊंचाई। कर्ण तो हमको दिया गया पहले से ऑलरेडी 13, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वही पाइथागोरस प्रमेय से। हम क्या यहाँ लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस 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 प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या? कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास क्या है? कर्ण क्या है हमारा? 13 का स्क्वायर। 13 है, 13 का स्क्वायर हो गया। और लंब क्या दिया गया हमको? लंब यानी ऊंचाई, ऊंचाई क्या दिया गया? एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस आधार कितना दिया? आधार तो माने एक्स, ठीक है, एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इसमें 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब a माइनस बी, ये देखिए यहाँ आ गया। आपको पहले भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम बता चुके हैं। यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर में ये टूटेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस माइनस 2a यानी एक्स, बी कितना 7, माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। यानी 169 इक्वल हो जाएगा, 169 इक्वल हो जाएगा हमको एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 2 गुना एक्स गुना 7, यानी 7 दूनी 14 और गुना एक्स बराबर 14 एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 और एक्स। ठीक है, अब प्लस 7 सत्ता 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब आगे आते हैं 169 में। 169 में क्या कहते हैं? 169 को उधर ही लेके चलते हैं। पहले यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों कॉमन है, यानी ये दोनों जुड़ जाएगा। क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं? पहले इन सभी को एक तरफ लेके चलते हैं। क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, अब माइनस कितना? 14 एक्स, अब प्लस 49 और इक्वल ये जो 69 है उस साइड में जाएगा। मतलब ये हम पूरा पलड़ा ही बदल दिया। क्या किया? पलड़ा ही बदल दिया। पलड़ा बदलने के बाद कोई मान चेंज नहीं होता है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 49, और ये जो 169 है इस पार लाएंगे तो माइनस 169 हो जाएगा। माइनस 169 इक्वल 0 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे आते हैं, यहीं पे थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस सॉरी यहाँ क्या करेंगे? 49, यानी 169 में 49 घटाना है। 169 में क्या घटाना? 49। 9 में 9 जाएगा 0, 4 में 6 में 4 जाएगा 2 और 120, यानी क्या हो जाएगा? 120। हमारा क्या मानना आ जाएगा? 120। 169 में 49 जाएगा, कितना आएगा? 120, यानी 9 में 9 गया 0 और 6 में 4 गया 2, 120, यानी कितना आ जाएगा? 120। तो यहाँ बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस लिख दे। 120 बराबर कितना आ गया? 0। आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ लेते हैं, उसी को यहाँ उतारते हैं। यहाँ कॉमन भी लिया जाता है, अगर यहाँ कॉमन ले लें तो वो कट जाएगा। ठीक है, हम कॉमन लेंगे पहले। तो हम क्या लिखते हैं? जो हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल 0। ठीक है, अब आती है यहाँ 2 कॉमन है सभी का। हम क्या करेंगे? 2 को ब्रैकेट में कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x माइनस 60 दूनी 120 बराबर 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम कॉमन लिए 2 को कॉमन ले लिए तो हम बचा क्या? एक्स स्क्वायर, और इसमें 14 में 2 कॉमन ले 7, इधर 120 में अगर 2 कॉमन लेते 60। अगर ऐसे भरोसा नहीं होता तो गुना करके देखिए। 2 गुना एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2 माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, 7 दूनी 14 का 7 2 7 14 और x और इधर 2 गुना और 60, 7 दूनी 120, तो बराबर हो गया। ठीक है, अब ये जो क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि जो चीज भी गुना में होता है उस साइड में जाने के बाद वो हर बनता, तो यहाँ क्या बनेगा?
यहाँ यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0/2 होगा कि नहीं होगा, यानी 0/2 होगा कि नहीं होगा। कोई भी संख्या अगर ऊपर में अंश 0 रहे तो उसका हर अगर कोई भी संख्या रहे तो क्या हो जाता है, 0। क्या हो जाता है, 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। क्या हो गया, 0। ठीक है, ये एक निकल गया हमको द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण निकल गया, लेकिन अब हमको इसको हल करना, क्या करना, अभी पूरा हम ये समझ गए, उसके बाद हमको क्या करना है, इसका हल निकालना। तो इसको हल निकालते हैं हम, फिर मध्य पदों को तो पहला इसको और इसको गुना करते हैं, 60 गुना एक्स स्क्वायर, 60x2, यानी इसका हमको गुना करने के बाद 60x होना चाहिए। तो किस प्रकार 60 आता है, 15 चौके 60, ठीक है, 15 में 4 घटाएंगे जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएगा, ये 7 नहीं आएगा, ठीक है, ये भी आना चाहिए। और किस प्रकार 60 होता है, 12 पंचे 60, यानी 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, यानी अगर 12 12 में जोड़ेंगे या मतलब जोड़ेंगे या घटाएंगे, 12x में जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो 12 में अगर जोड़ते हैं तो 12 5 कितना होता है, 17। तो हमारे पास 17 है नहीं, 7 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें घटा के देखते हैं, घटाएंगे 12 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 7, 7x आ गया, लेकिन माइनस और प्लस का फेरा, तो यहाँ हमको माइनस चाहिए, तो माइनस चाहिए तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या का साइन माइनस, छोटी संख्या का साइन प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसको घटाने के बाद माइनस 7x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इसको गुना करने के बाद 60 आएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 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 क्या लेना, 12x और प्लस 5x, 12 पंचे 60 और माइनस 60 इक्वल 0। अब इसमें कॉमन देखते हैं, x कॉमन है, x एक ठो ले लिए तो बचा कितना, एक ठो x, और इसमें x ले लिए तो कितना बचा, 12। अब प्लस 5 है, प्लस 5 कॉमन ले लिए क्योंकि यहाँ x नहीं था इसलिए हम 5 लिए हैं, ठीक है, तो बचा क्या, x, क्या बचा, x। अब माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस ले लिया, अब 12 पंचा 60, यानी 5 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12। अब इक्वल कितना बचेगा, 0, कितना बचेगा, देखिए ये दोनों सेम हो गया, ये सेम हो गया, तो हम एक ही बार लिखेंगे, x माइनस 12, और इधर ये जो बचा क्या बचा, x और प्लस 5 इक्वल क्या होता है, 0, इक्वल क्या होता है, 0। इसलिए आपको क्या करना, x माइनस 12 बराबर 0, एक ठो को लेना है, इसलिए x बराबर, चूंकि क्या लिखना है, चूंकि पहले यहाँ लिखना है, चूंकि x माइनस 12 इक्वल 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 12, यानी पहला अल्फा का मान निकल गया। अब वही चीज लिखना, पुनः क्या लिखना, पुनः क्या लिखना है, चूंकि x प्लस 5 इक्वल 0, तो इसलिए x बराबर माइनस 5 ये क्या निकल गया, बीटा, यानी दो जो मूल है, दो जो शून्य का हमारा क्या निकल गया, एक 12 और एक क्या कहते हैं, -5, यही हमारा क्या होता, ये हमको क्या निकल गया, गुणनखंड विधि से। तो ये था एक क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको, क्वेश्चन के हिसाब से पहले आप एक इक्वेशन बनाना, उसके बाद आपको क्या करना, उसको सॉल्व करना। तो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। फाइनली हम आगे बढ़ते हैं, गुणनखंड विधि मेरा कंप्लीट है, गुणनखंड विधि को हम समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं पूर्ण वर्ग विधि। अब इसी को समझते हैं, पूर्ण वर्ग विधि, इसी को मेन समझना, उसके बाद तो द्विघाती सूत्र है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये आपको ज्यादातर कंफ्यूज जो करेगा पूर्ण वर्ग विधि, और इससे ज्यादातर क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता, ज्यादा पूछता है द्विघाती सूत्र से। किसे पूछता है, द्विघाती सूत्र से। तो हालांकि हमको याद सबको रखना है, क्योंकि क्या पता कभी किसी का जरूरत पड़ सकता है, तो हमको लेना पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। देखिए, सबको चेक करने का एक ही तरीका होता है, चेक करने का क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है बी स्क्वायर बराबर, यानी डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चेक करने का फॉर्मूला होता है। अभी चेक करने के लिए बताएंगे, फिलहाल अभी हमारा टॉपिक में ये नहीं। अभी हम क्या करते हैं, अभी एग्जाम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग विधि डायरेक्टली, इसमें तो कुछ होता नहीं, इसमें क्या होता है, एक चेक करने वाला होता है, तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। डी होता क्या है, डी का दूसरा नाम है विवेचक। क्या नाम है, विवेचक या विविक्तर, क्या बोलते हैं, विविक्तर। इसी का मतलब, इसी को कहीं कहीं विवेचक लिखा होता है, कहीं कहीं विविक्तर। तो आपको दोनों ध्यान देना है, आपको डी बराबर विविक्तर या विवेचक दोनों समझना है, ठीक है। डी बराबर विवेचक, या डी किसको बोलते हैं, विवेचक और विविक्तर दोनों को बोला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका कंडीशन होता है, अगर डी इक्वल 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, समान क्या कहते हैं, डी इक्वल अगर 0 हो गया तो ये क्या होगा, समान, क्या होगा, समान, क्या हो जाएगा, समान होगा, क्या होगा, समान। डी इक्वल 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये समान हो जाएगा। डी इक्वल अगर 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, समान।
डी इक्वल अगर 0 हो गया तो ये समान, वास्तविक और समान दोनों, वास्तविक भी होगा, क्या होगा, वास्तविक और समान, ठीक है। अब आते हैं डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल क्या होगा, मूल तो समान होगा, यहाँ मूल भी होगा, क्या होगा, मूल, मूल समान, मूल तो समान होगा, मूल वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा, मूल वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, क्या होगा, मूल वास्तविक एवं असमान, क्या होगा, एवं असमान, क्या होगा, असमान। लेकिन अगर डी लेस देन 0, डी लेस देन 0 तो मूल क्या हो जाएगा, मूल डायरेक्टली अवास्तविक होगा, अवास्तविक, अवास्तविक होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हमको याद करना पड़ता है। अगर हमको मूल का अस्तित्व जो चेक करना होता है ना, तो ये अगर ये दोनों रहा, ये दोनों डी इक्वल 0 या डी लेस ग्रेटर देन 0, तो ये दोनों में रहता है, तो ये दोनों में क्या अस्तित्व है, क्या है, अस्तित्व, अस्तित्व होता है। लेकिन ये जो तीसरा वाला आ जाता है अवास्तविक, तो वो अस्तित्व नहीं होता। तो ये 2-3 चीज़ हमको याद रखना है, ठीक है। डी बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, डी बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, मूल वास्तविक, मूल वास्तविक, मूल वास्तविक, मूल वास्तविक एवं समान, मूल वास्तविक एवं समान, ठीक है। और जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक एवं असमान होगा। लेकिन डी लेस देन 0 होगा तो मूल अवास्तविक हो जाएगा, ये अस्तित्व नहीं होगा, ये दोनों अस्तित्व होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आते डायरेक्टली हम पूर्ण वर्ग विधि का हिसाब लेते हैं और उसको समझते हैं। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, तो इसका नाम से आपको पकड़ना, पूर्ण वर्ग विधि, यानी जब हम ये बनाएंगे तो उसमें पूर्ण वर्ग होना ही चाहिए, अगर पूर्ण वर्ग नहीं रहा तो हमको लाना होगा, यानी तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। आते हैं हम क्वेश्चन लेते हैं पूर्ण वर्ग विधि का। हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस, सॉरी, पूर्ण वर्ग विधि का क्वेश्चन ये है हमारे पास 2x स्क्वायर, कितना है, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7x माइनस 7x प्लस प्लस 3x प्लस 3x, सॉरी प्लस 3 इक्वल 0, इक्वल 0। तो अगर कभी कभी हमको चेक करने देता है कि क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग विधि का आप पहले मूल का अस्तित्व है कि नहीं, तो इसमें नहीं देगा, पूर्ण वर्ग विधि में नहीं देता, वो द्विघाती सूत्र में देता। तो अगर दे क्या कहते हैं, हमको चेक करके बताना है कि ये मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, तो मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मूलों का मूलों का मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व, 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 अस्तित्व चेक करने के लिए, चेक करने करने चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला आता है डी बराबर डी, डी यानी विवेक्टर या विवेचक, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए ये यानी ए, इसका व्यापक रूप हम देखे थे ए एक्स स्क्वायर, यानी ए का मान क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी है, था कि नहीं था, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हम इसका व्यापक रूप समझे थे कि नहीं समझे थे। उसी प्रकार हमको यहाँ देखना है कि ए का मान क्या है, ए बराबर क्या है, ए बराबर 2 है कि नहीं, बी बराबर क्या है, -7 है कि नहीं, -7, और सी बराबर क्या है, सी बराबर 3 है कि नहीं, +3 है, ठीक है। वही चीज आपको फॉर्मूला में बैठा के देखना है, डी बराबर क्या देखना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान क्या है, -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4ac, ए का मान क्या है 2, सी का मान क्या है 3। अब गुना करके दीजिए 7 7 49, देखिए प्लस, ये जो माइनस है, माइनस को 2 बार गुना करते हैं, माइनस गुना माइनस बराबर क्या हो जाता है प्लस, यहाँ प्लस में चेंज हो गया, और 7 7 49 और माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24, 8 या 24, 8 या 24, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या कहते हैं 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यानी 7 7 49 में अगर 24 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 25, कितना आ जाता है 25। 25 देखिए डी से बड़ा है या छोटा है, यानी 0 से बड़ा है या छोटा है, तो डी यानी 0 से बड़ा है, यानी 25 0 से बड़ा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन 0, यानी डी का जो मान है 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा होता है तो मूल 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 वास्तविक होता है, मूल वास्तविक, वास्तविक, और क्या होता है वास्तविक लेकिन असमान होता है, क्या होता है असमान। तो जब मूल वास्तविक और असमान होता है तो वो मूलों का अस्तित्व होता है, मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व, अस्तित्व, अस्तित्व होता है, मूलों का अस्तित्व होता है। तो ये मेरा निकल गया, एक ही मूलों का अस्तित्व है। अगर पूछे कि मूलों का अस्तित्व किस प्रकार निकाला जाता है तो इसी प्रकार निकाला जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये पूछता है तो इसमें देखना पूर्ण वर्ग विधि में ये जो हमको क्वेश्चन दिया जाता है, क्या दिया गया हमको क्वेश्चन, क्या कहते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x
प्लस 3 इक्वल 0। हम इसमें क्या कहते हैं चेक भी कर लिए, तो हालांकि हमको चेक करने के लिए नहीं पूछा, अगर पूछ ले तो हम बता दिए, ठीक है, मूलों का अस्तित्व किस प्रकार चेक किया जाता है। इसमें देखिए पूर्ण वर्ग विधि, तो पहला ही हमको पहला देखना कंडीशन, इसमें ये ठो का मान है वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। देखिए 2 क्या पूर्ण वर्ग है, देखिए 2 का क्या कहते हैं, 2 को अगर हम अंडर रूट से बाहर निकलेंगे तो ये निकलेगा नहीं, निकलेगा तो 10 में ये पूर्ण वर्ग है नहीं है। अगर वही 4 लें तो 4 है कि नहीं, 2 दूनी 4, क्या 9 लें, 9 ले क्या, तो 9 है, हाँ है। 6 अंडर रूट 6 है क्या, नहीं है। तो हमको रेयर केस में मिलता है जो है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमको जो ये पूर्ण वर्ग विधि में हम क्वेश्चन मतलब नाम ही है पूर्ण वर्ग विधि, तो इसमें पूर्ण वर्ग होना ही चाहिए, अगर नहीं हो तो उसको हटा, अब क्या करते हैं बनाते हैं या कटाते हैं। तो यहाँ देखिए 2 है, 2 है क्या पूर्ण वर्ग, नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसको कटाएंगे, क्या करेंगे, इसको कटाएंगे। तो कटाने के लिए हम भाग देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, भाग। यानी तो आप यहाँ लिखिए कि 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, या नहीं तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हल लिख के 2 से भाग दे सकते हैं। जब इसको भाग दीजिएगा 2 से तो सबको देना पड़ेगा। जब ए को भाग दीजिएगा, मान लीजिए 3 आदमी बैठा है मेहमानी में, आपके पास 3 आदमी आया, ठीक है, 3 आदमी, आप नाश्ता खिला रहे हैं, हल्का नाश्ता, अब एक आदमी को बड़ा कह दीजिए, ले ते खा, तुम खा, तो ऐसा हो सकता है। अब तीनों आदमी तीनों ने खिलाइएगा। उसी प्रकार यहाँ क्या है, यहाँ अगर इसको मतलब 2 मतलब इसको पूर्ण बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा, तो इन तीनों को मैं अदर जो बैठा हुआ है बगल में उसको भी देना पड़ेगा, ठीक है, तो इन सबको भी देंगे। तो 2 से यहाँ क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। जब ये 2 से भाग देंगे, 2 कट जाएगा, फिर यहाँ 2 से भाग दे देंगे, फिर यहाँ 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। ये 2 कट गया तो बचा क्या हमारा एक्स स्क्वायर। क्या एक्स स्क्वायर, एक्स अगर इसमें एक्स स्क्वायर है, इधर अंडर रूट करेंगे तो एक्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एक्स निकलेगा नहीं निकलेगा, ये हमारा मतलब फॉर्मूला में बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार माइनस 7x/2 प्लस 3/2 ये निकल गया, ठीक है। अब इसको देखना है, इसको हमको ये जो हम बनाते हैं ये पूर्ण वर्ग विधि, ये 2 ही फॉर्मूला में टिका रहता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, या a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही दोनों फॉर्मूला में हम पूर्ण वर्ग विधि बनाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला से हम बनाते हैं, ठीक। अब हमको देखना है कि यहाँ प्लस में है या माइनस में है, पहले हमको बैठाना है। देखिए हम क्या करते हैं, ये माइनस है तो ये क्या होगा, हम जाहिर सी बात क्या होगा, ये मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर में बैठेगा, यहाँ माइनस दिख गया तो ये क्या माइनस में बैठेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का, या साइड में लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना है, ठीक है। उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ बताते हैं ए स्क्वायर यानी ए यानी एक्स, किसको मानना एक्स का स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको माइनस 2ab, माइनस 2a का मान क्या है एक्स, 2ab, b क्या रखे। अब ये मेन टॉपिक आता है, यही चीज समझना, कंसेप्ट यही होता है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हमको क्या लिखे हैं कि ये 7x बट्टा यानी 7x/2 आ जाए, यानी क्या किससे गुना करें या भाग करें कि ये मान सेम आ जाए, यानी 2x तो ऑलरेडी है, 2x ऑलरेडी है, हमको क्या करना है 7/2 7x/2 आ जाए। तो हम अगर यहाँ 7 कर दें तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14x है कि मेरे पास, नहीं 14x है, नहीं 14x है, नहीं है, हमारे पास 7x/2 है, तो हमारे पास 7x/2 अगर 7/2 कर दें क्या हो जाएगा, 14x क्या कहते हैं हम 14x/2 हो जाएगा, जो कटाने के बाद 7x हो जाएगा, लेकिन 2 बचेगा नहीं। तो हम यहाँ अगर 7x/4 कर दें, 7/4 कर दें, 7/4 कर दें तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम साइड में अभी मतलब मिला जुला के अभी इसको करते हैं 2 गुना x गुना 7/4, अगर इसको गुना करें 2 गुना x गुना 7 बराबर 2x गुना 7 बराबर 7 दूनी 14x, कितना आ जाएगा 14x/4 यानी 2 दूनी 4 2 7 14, यानी 7x/2 आया कि नहीं आया। यही चीज हमको ध्यान रखना है कि ये 7x/2 यहाँ का मान सेम आना चाहिए। आप किसी प्रकार कीजिए, किसी से भी गुना कीजिए, किसी से कुछ कीजिए, लेकिन इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इसके इस लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, आना चाहिए। बात समझ में आया, फिर से इसको समझिए कि हम यहाँ 2a फॉर्मूला से अकॉर्डिंग ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2a, a यानी x ले लिए, b का मान आपको वो मान रखना है कि ये जो है ये यहाँ ये सेम आ जाए, ठीक है, b का मान ये रखना है, ठीक। हम 7/4 लेते तो मेरा मान सेम आ जाता, 2 दूनी 4 यानी कटने के बाद 7x/2 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आ गए हैं इसमें, जब ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हम b किसको माने 7/4,
इसको बी स्क्वायर हो गया। जब ये बी स्क्वायर ले रहे हैं, बी स्क्वायर, तो एक्स्ट्रा हमारे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 7x एक तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा। अगर हम इसको कटाएंगे यानी 2 गुना x गुना 7/4, इसको 2 दूनी 4 बराबर हमारा क्या गया 7x/2 आया कि नहीं आया। यानी ये तो निकल गया, ये जो 7x कहाँ से बढ़ गया, तो अब इसको बढ़ गया तो उसको कटा मतलब उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ प्लस, अगर प्लस 7/4 का स्क्वायर है, अगर माइनस में कर दें वही चीज दोबारा रिपीट कर दें, एक प्लस में एक माइनस में, तो वो कट जाएगा ना। कटने के बाद फिर वही सेम मान, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक तो बढ़ा देंगे, यहाँ प्लस, हम मेरा मान क्या निकला एक तो प्लस, और प्लस में एक तो क्या कर देंगे, एक तो माइनस में कर देंगे, क्या कर देंगे, एक तो माइनस में 7/4 का होल स्क्वायर। अब बराबर में हमारा क्या प्लस 3/2 इक्वल 0 ये है, ठीक है। अब बोले कि सर ये क्यों किए, हम जस्ट बताएं कि अगर हम ये एक्स्ट्रा बढ़ाएं 7/4, बोले कैसे बढ़ाए, वो फॉर्मूला से आया, फॉर्मूला से आया, तो फॉर्मूला से आया भाई हमारा क्वेश्चन वो है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेम होना चाहिए ना, तो सेम होना चाहिए, इसलिए सेम करने के लिए हम क्या करें, 7/4 का होल स्क्वायर हुआ, लेकिन ये ज्यादा बढ़ रहा था इसलिए मतलब ये प्लस में है तो एक तो माइनस में कर दिया, यानी ये दोनों कटने के बाद हमारा मान फिर सेम आ जाएगा, सेम आएगा नहीं आएगा, यानी ये 7 क्या कहते हैं 7/4 का होल स्क्वायर और 7/4 होल स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस ये दोनों कटेगा, और ये दोनों को अगर गुना करेंगे तो 7x/2 और ये 3/2, ये मतलब ये दोनों ये पूरा ये कटने वटने के बाद फिर हमारा यही हमारा जो अगला पद मतलब पहले वाला जो पद था मतलब उसके वो जो समीकरण था इक्वेशन था उसके मतलब उसके अनुसार आ जाएगा, ठीक है। ये जो हम बढ़ाए मतलब ये कटने वटने के बाद फिर यही आएगा, खाली हम रूप चेंज किया है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम जब इस फॉर्मूला में बैठाएं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जो बैठाएं ये कहाँ तक है, यहीं तक, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहीं तक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसी को यहाँ कन्वर्ट करना, a माइनस बी में करना, किसमें, यहाँ तक हमारा फॉर्मूला कहाँ तक है, यहीं तक, हमारा फॉर्मूला कहाँ तक है, यहीं तक, कहाँ तक, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला हमारा कहाँ तक आ रहा है, यहीं तक, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्या है x माइनस बी का होल स्क्वायर, बी क्या माने 7/4 माइनस बी यानी 7/4 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, माइनस हमारा बचा क्या, ये 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल 0, तो यहाँ माइनस को रहने देंगे, माइनस रह गया। अब इसको हम स्क्वायर से हटाएंगे तो 7×7 = 49 और 4 चौका, यानी अगर मान लीजिए एक बाप का 2 बेटा है और उस मतलब बाप के पास कितना था 10 बीघा जमीन, तो आप एक के बेटा को 10 बीघा देगा या दोनों को 5-5, अबे भाई बाप में दोनों का हिस्सा है ना, तो उसी प्रकार यहाँ 7/4 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर जब आए तो वो 7 का भी स्क्वायर होगा और 4 का भी स्क्वायर होगा, तो ठीक है 7×7 = 49 और 4 चौके 16, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, प्लस 3/2 बराबर 0 इक्वल 0, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आगे आते हैं, इसको क्या करते हैं कंटिन्यूसली रखते हैं, इसको तो अभी सेम ही रखेंगे, इसको जब तक झोला में ढोना है धोइए, x माइनस 7/4 इक्वल स्क्वायर माइनस 16 और 2 का एलसीएम लीजिए, इसको पहले यही निपटा लीजिए, फिर 16 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16, यहाँ माइनस है तो माइनस छोड़ना नहीं है, ठीक है माइनस, ठीक है 16 को 16 से भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा, एक को 49 से गुना करेंगे यानी 49, ये भिन्न जोड़ तो आता ही है भाई। अब प्लस है तो प्लस दे दिए, 2 को 16 से भाग देंगे, 2 8 16, 8 को 3 से गुना करेंगे 8 24 इक्वल 0 अब फिर इसको कंटिन्यूसली रखते हैं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, अगर 49 में 24 को घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा, 49 में 24 को घटाएंगे तो 25 बचेगा, कितना बचेगा 25 बराबर 16 इक्वल 0। अब इस -25/16 को क्या करेंगे उस पार लेके जाएंगे, तो यहाँ पहले हम लिखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये -25/16 है, तो -25/16 उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 25/16, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसी को सॉल्व करते हैं हम, या हम क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर हम जानते हैं स्क्वायर रूट है क्या है, अगर जैसे वो एग्जांपल के समझने से पहले आप दूसरा समझिए, अगर यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ 4 है, ये जो स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो x बराबर करेंगे तो 4, यहाँ √4 होगा कि नहीं होगा, √4 होगा कि नहीं होगा, अगर यही रूट को अगर हम चेंज करना चाहें, इधर लाना चाहें, तो ये रूट इधर आएगा तो स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, यानी 4 होगा कि नहीं होगा, ये फंडा आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, यानी स्क्वायर इधर है तो उधर लेके जाएंगे रूट बन जाएगा, उधर से रूट इधर लाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ठीक है। अब आगे आते हैं हम, यहाँ हमारे पास आ गया कितना, हमारे पास आ गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर
अब 25/16, 25/16, तो ये जो स्क्वायर है उधर लेके जाएंगे, x माइनस 7/4 इक्वल 25/16, 25/16 अंडर रूट होगा कि नहीं होगा, अंडर रूट हो गया। अब 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 क्या होगा, -7/4। अब यहाँ 25 का 25 को अगर क्या कहते हैं 25 का ओवर क्या निकल गया, 25 यानी 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 और 4 चौके 16, यानी टोटली निकल गया। अब जब ये निकलता है इसको प्लस और माइनस दोनों में लिखते हैं, प्लस और माइनस दोनों में लिखते हैं, किसमें, प्लस और माइनस दोनों में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब ये जो मान है उसको उस पर लेके जाएंगे और x का मान निकालेंगे। अब फाइनली किसका मान निकालेंगे, x का, किसका, x का। अब x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर ये एक बार हमको प्लस, ये जो प्लस और माइनस दोनों लिखे ना, एक बार प्लस लेके देखना है, एक बार माइनस लेके देखना। तो हम पहले प्लस वाला लेते हैं, प्लस 5/4 और ये जो माइनस 7/4 है उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 7/4 होगा कि नहीं होगा, बराबर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा 4 का एलसीएम 4 ही होगा और 5 + 7 बराबर कितना हो जाएगा, 12/4, यानी 4 तिया 12, यानी पहला यानी अल्फा का मान कितना निकल गया, 3, यानी कितना निकल गया 3, कितना निकल गया 3, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आते हैं फिर माइनस लेके देखते हैं, फिर माइनस लेके देखते हैं, पुनः क्या लिखना है यहाँ, पुनः क्या लिखना है, देखना x बराबर, पुनः x बराबर क्या लिखना है, यहाँ पहले क्या लिए थे, +5/4 यानी 5/4, लेकिन यहाँ क्या लेना, -5/4। अब ये जो क्या कहते हैं x -7/4 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7/4, तो इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, -5 और +7 बराबर कितना आ जाएगा, घटने के बाद -5 और +7, इसको यही लिखते हैं। यहाँ ऊपर में सेकंड का हम निकालते हैं, कहाँ निकाला है, सेकंड का वहां निकालते हैं, ठीक है। ये 3 तो निकाल दिए, लेकिन सेकंड का हम यहाँ निकालते हैं, शायद दिखाई नहीं दे। सेकंड का हम क्या निकालते हैं, 4 तिया 12, देखिए क्या कहते हैं, कहाँ गया रे सेकंड का, हाँ x बराबर क्या है हमारे पास, x बराबर हम मेरे पास है, अभी हम सेकंड लेना, x बराबर x माइनस 7/4 इक्वल प्लस और माइनस 5/4 है, 5/4 है, यही है। हमको एक बार प्लस में ले लिए तो दूसरा बार किस में लेना, माइनस, तो पुनः यहाँ लिखना, पुनः क्या लिखना है, पुनः x बराबर ये जो एक प्लस में ले लिए थे अभी किस में लेना, माइनस में, तो माइनस में हम क्या लेंगे, -5/4 और ये जो -7/4 है उधर जाएगा तो +7/4 और इक्वल बराबर जो होगा तो बराबर 4 आ जाएगा, यानी 4 का एलसीएम 4 ही आएगा, तो -5 और +7 बराबर क्या आ जाएगा, +2/4, यानी 2 दूनी 4, यानी 1/2 होगा कि नहीं होगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोनों का शून्य यानी दोनों का मूल, एक ठो मूल आ गया 3, दोनों मूल बराबर कितना निकल गया, एक ठो 3 और एक ठो 1/2, 1/2 यानी 3 और 1/2, ये हमारा निकल गया। ये क्या, कौन सा विधि होता है, पूर्ण वर्ग विधि, कौन सा वर्ग, इसमें आपको कंडीशन याद रखना होगा, ये जो बनता है ये दो ही फॉर्मूला से बनता है, एक a + b का होल स्क्वायर और एक a - b का होल स्क्वायर, और जो ये पहला वाला संख्या होता है वो पूर्ण वर्ग विधि होना ही चाहिए, सॉरी पूर्ण वर्ग संख्या होना ही चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। तो पहला कंडीशन ही होगा, अगर नहीं है तो उसको कटा के कीजिए, या नहीं तो है तो डायरेक्टली, मान लीजिए कभी कभी रेयर केस क्या ये भी आता है, मान लीजिए यहाँ 2 की जगह अभी 9 हो जाता है, क्या होता है 9, तो आपको इजीली हो जाता है, क्या होता है इजीली, यानी 3 तिया 3 का होल स्क्वायर कर देते, 3 तिया 9, आपको कटाने की जरूरत नहीं था, इससे 2 का या 3 से भाग देने का जरूरत था नहीं था, ये डायरेक्टली पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या में आपको इजीली हो सकता है, अदरवाइज आपको कटाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा द्विघाती सूत्र, क्या है द्विघाती सूत्र, ठीक है, क्लियर है, यह आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा फिर से, अगर ज्यादा दिक्कत होगा ये ठो में तो हम फिर से इसके लिए एक शॉर्ट टाइप का वीडियो जरूर बनाएंगे, अगर बोलिएगा तो, नहीं तो अन्यथा हम इसको क्या कहते हैं रहने देंगे। अगला हमारा द्विघाती सूत्र क्या है, द्विघाती सूत्र, तो द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस -√b² -4ac/2a, ये होता है। और इसी का हम बोले थे दूसरा रूप में, अगर x बराबर क्या लिख सकते हैं, -b प्लस -√d/2a, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी जस्ट समझाए थे, इसके लिए हम समझाए थे d बराबर यानी विवेचक, d बराबर विवेचक या विविक्तर b² -4ac, तो इसके बारे में फुल डिटेल में हम समझा चुके हैं। अब इससे एक फॉर्मूला लेते हैं और डायरेक्टली बनाते हैं, क्या बनाते हैं डायरेक्टली, इसमें ज्यादा टाइम वेस्टिंग नहीं करेंगे। इसका मतलब d बराबर, d को क्या बोलते हैं, विविक्तर या विवेचक, ठीक है। d बराबर क्या होता है, d बराबर अगर 0 रहा तो
मूल मूल क्या होगा, मूल वास्तविक मूल वास्तविक मूल वास्तविक मूल वास्तविक एवं समान। डी बराबर डी ग्रेटर देन जीरो यानी डी का मान जीरो से बड़का है तो मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। क्या होगा, असमान। मूल वास्तविक एवं असमान, असमान असमान, ठीक है, असमान। अगर डी लेस देन जीरो रहे यानी डी का मान जीरो से भी कम रहे तो माइनस में रहे तो वो क्या हो जाएगा, मूल अवास्तविक हो जाएगा, मूल अवास्तविक हो जाएगा, मूल अवास्तविक होगा। क्लियर है। अगर अगर मूल मूल वास्तविक एवं समान और मूल वास्तविक एवं असमान रहे तब वो अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व होगा। अदरवाइज अगर एक ठो ये ठो डी लेस देन जीरो यानी डी का मान कभी भी जीरो से भी कम रहे तो क्या होगा, वो मूल अवास्तविक होगा। इसके लिए हम समझा देते हैं, अगर डी बराबर यानी किसी भी संख्या का मान अगर कटाने के बाद जीरो निकल गया तो मूल वास्तविक होगा। अगर डी बराबर 35 या प्लस में कोई भी संख्या रहे, प्लस में 2 3 5 6 8 9 सब रहे, वो तो डी क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन जीरो यानी डी मतलब डी का मान जो आया वो जीरो से बड़ा था, जीरो से बड़ा था। अब वही क्या आता है, डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो यानी डी का जो मान है जीरो से भी छोटका है, जीरो से भी छोटका है। जीरो से छोटका क्या होता है, जीरो से माइनस में जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में। यानी डी बराबर क्या आएगा, डी बराबर -1 -7 ये दिस दैट जितना भी आएगा वो क्या आएगा, डी लेस देन जीरो। जब कोई भी संख्या माइनस में आता तो वो मूल अवास्तविक होता। मूल क्या होता, अवास्तविक, मूल अवास्तविक। जब मूल अवास्तविक होगा तो वो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूल वास्तविक और समान होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा तभी वो मूलों का अस्तित्व होगा। क्लियर है, ठीक है। अब आते एक ही क्वेश्चन हमको लेना है इसमें और इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो सिलेबस चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ 2x² कितना है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0, यही है। अब इसमें पहले हम चेक करते हैं, चेक करते हैं और इसमें चेक करने के अलावा भी हमको 2-3 चीजें देखना पड़ता है। इसमें पहले ए का मान लिखना पड़ता है, ए बराबर क्या होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। बी बराबर -6 लिख दिए, डी बराबर -6, बी बराबर -6 और सी बराबर क्या है, +3 तो प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं है, माइनस को दिखाने की जरूरत है। ये तीनों चीज लिख लिया। अगर आपको कभी भी पूछ ले कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, पहले चेक करना है। क्या करना है, पहले चेक करना है। तो चेक कैसे करते हैं, अभी जस्ट बताएं। डी बराबर क्या लिखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर नहीं हो बोले तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान क्या, बी का मान -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4, ए का मान क्या है 2, सी का मान है 3 बराबर 6 के 36 माइनस गुना माइनस बराबर प्लस हो गया। यहाँ जो माइनस जो प्लस में कैसे चेंज होगा, 2 बार गुना करने के बाद प्लस में चेंज हो जाता है। माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24 यानी 36 में 24 घटेंगे तो 12, कितना बचेगा 12। यानी डी ग्रेटर देन जीरो, यानी डी का मान जो है जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है। तो मूल वास्तविक एवं असमान निकला। क्या निकला, असमान जब निकलता है, मूल वास्तविक और असमान निकलता है तो वो मूलों का अस्तित्व होता है। ठीक है, ये मूलों का अस्तित्व है। यानी डी का मान कितना निकल गया, 12, तो ये हमको काम आएगा। अभी डी का मान कितना लिखा है, डी बराबर कितना लिखा है 12। अभी ये दोनों तरीका से बनाएंगे। पहला फॉर्मूला हमारे पास है, हमारा x बराबर क्या है, -b प्लस -√b² -4ac बराबर क्या है 2a। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे, b का मान क्या, -b, तो 2 ठो माइनस आ गया तो ब्रैकेट में -6, ठीक है। अब प्लस माइनस √ या b का मान कितना है -6 का होल स्क्वायर -4 का 4a का मान क्या 2, सी का मान कितना 3, ठीक है। बट्टे में 2 गुना ए का मान क्या 2, ठीक है। क्लियर है। इसमें माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 6 प्लस माइनस √ 6 के 36 माइनस 4 12 दूनी 4 दिन 8 24, ठीक है। अब बट्टे में क्या, बट्टे में हमको क्या लेना है, बट्टे में हमें दूनी 4। क्लियर है, ठीक। अब 6 प्लस माइनस 36 में क्या 24 जाएगा, कितना बचेगा 12, अब नीचे में कितना बचेगा 4, नीचे में 4। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक ठो प्लस में लेना पड़ेगा, एक ठो माइनस में, एक ठो प्लस और एक ठो माइनस में। तो आप लेते हैं, यहाँ क्या करते हैं, एक मान आपको क्या लेना है, एक ठो प्लस में लेना है, एक ठो माइनस में लेना है। तो यहाँ 6 है, 6 प्लस माइनस क्या है हमारा 6 प्लस माइनस √12
बट्टे 4 है, ठीक है। इसमें क्या कीजिए एक ठो प्लस में लेते हैं, पहले 6 प्लस लेते हैं 12 रूट 12 बट्टे 4। तो रूट 12 को अगर हम इसका गुणनखंड निकालें 12 का तो क्या-क्या निकलेगा 12 का 2 छके 12 यानी 2 तिया 6 यानी 2 पर घात 2 और 3 यानी 2 1 2 बाहर निकल जाएगा। यानी अगर इसका देखें तो 6 प्लस 12 का 2 स्क्वायर और 3 बचेगा यानी 2 स्क्वायर आ गया तो 2 बाहर निकलेगा 6 प्लस 2 रूट 3 यानी 4 आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये 6 प्लस 2 में ये 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो 2 तिया 6 यानी 3 प्लस 2 तो 2 खत्म हो गया, 2 तो कॉमन ले लिए तो अंडर रूट 3 बचा। नीचे में क्या बचा 4, 2 दूनी 4 यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 3 बटा 2 ये पहला आंसर हो गया। और दूसरा क्या होगा, दूसरा हमको क्या करना है, दूसरा हमको एक ठो माइनस में लेना है, एक ठो प्लस में लिए तो दूसरा हमको पुनः लिखना, पुनः माइनस में लेते हैं 6 माइनस रूट 12 ठीक है, बट्टे में 4 है, बट्टे में कितना है 4 तो हमको क्या करना है 6 माइनस 12 का क्या होता है, 12 का अगर बाहर निकाले तो 2 रूट 3 होता है कि नहीं होता, बट्टे में 4 इसमें भी कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन 2 तिया 6 माइनस रूट 3 अब बट्टे में 4 2 दूनी 4 ये बचा क्या हमारा बचा क्या माइनस 3 रूट 3 बटा तो यही बचा। तो अल्फा और बीटा दोनों का मान निकल गया। तो पहला का मान जो निकला हमारा जो मूल निकला यानी शून्य, मूल जो शून्य तो पहला निकला 3 प्लस रूट 3 बटा 2 फिर एक तो दूसरा निकला, दूसरा कोमा लिखना, दूसरा 3 माइनस रूट 3 बटा 2 यही 2 हमारा शून्य निकला। तो द्विघाती सूत्र में डायरेक्टली इस प्रकार हम बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से ये ज्यादा इजी है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब इसी को एक और फॉर्मूला बताते हैं, इसी को एक और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम बना के दिखाते हैं। देखिए उसमें ज्यादा आसानी होता है, डी का मान अगर निकला है, मान लीजिए डी का मान निकला हुआ, हमारे डी का मान अभी 12 निकाले तो उसके अनुसार हमको क्या होगा, आसानी होगा। एक्स बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए इसमें होगा क्या माइनस बी का मान क्या है माइनस 6 तो ऑलरेडी एक ठो माइनस और एक ठो माइनस वहां है तो माइनस 6 फिर प्लस माइनस रूट डी का मान क्या 12 अपॉन में 2 ए का मान कितना निकला 2 ए का मान 2 तो प्लस गुना माइनस बराबर प्लस 6 प्लस माइनस रूट 12 बराबर 2 दूनी 4 रूट 12 का अगर निकालेंगे तो 2 रूट 3 अभी निकला था, फिर यहाँ क्या लिखना 6 प्लस एक तो प्लस में लेना पहला अल्फा, यहाँ क्या लिखना अल्फा बराबर हम एक ठो का मान निकाल रहे हैं तो अल्फा बराबर क्या लिखना प्लस क्या लिखना प्लस रूट 3। अब रूट 3 कहाँ से आया 2 रूट 3 कहाँ से आया 2 रूट 3 कहाँ से आया तो 12 का अगर हम गुना करेंगे 12 को अगर क्या कहते हैं अभाज्य गुणन करेंगे 2 छके 12 2 तिया 6 तो यानी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, हम 3 का स्क्वायर नहीं 2 का स्क्वायर और 3 हम जानते हैं जिसका स्क्वायर होगा रूट से बाहर निकल जाएगा तो 2 रूट से बाहर निकलेगा तो गुना में हो जाएगा और 3 बच ही जाएगा। तो यहाँ 3 बच गया, अब बट्टे में कितना निकला 4। अब इसमें देखिए इसमें कॉमन लेते हैं तो 2 में 2 कॉमन आ जाता है 2 तिया 6 प्लस रूट 3 यानी ये जो 2 था वो कॉमन आ गया बट्टे में 4। अब कटा सकते हैं 2 दूनी 4 बराबर हमारा क्या निकल गया, बराबर निकला हमारा 3 प्लस रूट 3 बटा 2 ये हमारा पहला निकल गया। अब दूसरा उसी को अल्फा निकल गया, हमको बीटा निकलना, क्या निकला बीटा बराबर पहला तो प्लस में लिए थे, दूसरा किसमें लेना माइनस तो 6 माइनस रूट 12 बट्टे 4 रूट 12 का क्या होता है 2 रूट 3 बट्टे 2 रूट 3 ठीक है 2 रूट 3 ठीक, इसमें कॉमन भी आता है 2 3 माइनस रूट 3 बराबर 4 और 2 दूनी 4 ये निकल गया बराबर 3 माइनस रूट 3 बराबर 2 यही हमारा बीटा का मान निकल गया। अल्फा और बीटा दोनों का मान क्लियर है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग ये द्विघाती सूत्र भी समझ हो गए, आई होप ये पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताइए कि ये सेशन ये जो सीरीज था सीरीज 4 द्विघात समीकरण कैसा लगा, किस प्रकार समझ में आ गया, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है ये द्विघात समीकरण। ये अगर ये कंसेप्ट अगर पूरा पढ़ लेते हैं तो ये अगर जितना भी हम क्वेश्चन बताएं ये पूरा समझ लेते हैं तो आपको रियल लाइफ में हम कह रहे हैं रियलिटी में कह रहे हैं आपको ज्यादातर दिक्कत कोई नहीं होगा, ज्यादातर दिक्कत नहीं होगा। आपको दिक्कत अब कहाँ होगा अब ये भी बता देते हैं, आपको दिक्कत वही होगा जो क्वेश्चन जो होगा लाइन वाले हिंदी वाला जो क्वेश्चन होता है जो 2-3 लाइन लिखा होता है उसको समीकरण में चेंज करने वाला होता है तो आपको समीकरण चेंज करने में दिक्कत होगा। तो वो समीकरण चेंज करने के लिए हम जस्ट एक दो बार बताएं तो आपको हर समीकरण को अपने से चेंज करना है। जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे अपना एफर्ट नहीं देंगे तो तभी तक नहीं होने वाला, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ चुका। अगर आप लोगों को जरा सा भी इस वीडियो से जरा भी थोड़ा फायदा हुआ या कुछ भी फायदा हुआ तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अन्यथा अगर नहीं भी आया कुछ भी
तो नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है? अगर फ़ायदा हुआ तो ज़रूर कीजिएगा। तो फाइनली अगर समझ मतलब ये सीरीज़ अगर समझ में आ गया तो ये सब भी बताइए कमेंट के माध्यम से कि ये हमको समझ में आया। अगर नहीं आया तो वो भी बताइए कहाँ-कहाँ दिक्कत हो रहा है, उसमें हम ज़रूर इम्प्रूवमेंट मतलब उसमें ज़रूर सुधार लाएँगे, ठीक है? क्लियर है? अगला टॉपिक हमारा जो क्या कहते हैं दूसरा होने वाला 5वाँ सीरीज़, तो आज का सीरीज़ को यहीं समाप्त करते हैं। तो अगले सीरीज़ में मिलेंगे, हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।